हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल हियर। वेलकम टू माय चैनल वी शिक्षा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक में मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो थ्रू इट, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को शेयर कीजिए, कई लोगों को बताइए, क्योंकि ज्ञान जितना ज़्यादा बांटेंगे उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। तो हम लोग बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्या क्या किया है। फ्रेंड्स, हम लोग हर क्लासेस को शुरू करने से पहले या फिर हर वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार प्रीवियस की चीज़ों को ज़रूर देखते हैं। कारण इसका रीज़न सिर्फ एक है कि आपको वो बार बार रिपीट होते रहे। अगर दिमाग में बार बार एक ही चीज़ अगर जाता रहेगा तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो आपके ब्रेन में भी मेमोराइज हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं क्या करता हूँ कि जब भी कोई चीज़ को स्टार्ट करना होता है या जब भी वीडियो स्टार्ट करता हूं तो उसके प्रीवियस चीज़ों को ज़रूर एक बार रिवाइज करता हूं। तो चलते हैं, हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि शुरुआत से हम लोगों ने क्या क्या किया। सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन देखा कि एक्सक्रीशन क्या होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन एंड द organ which does the excretion is called excretory organs। ठीक है, और ये इंटायर ऑर्गन सिस्टम को हम लोग एक्सक्रीशन सिस्टम कहते हैं या एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने नीड फॉर एक्सक्रीशन देखा था, क्या ज़रूरत है एक्सक्रीशन का, कौन कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक्सक्रीट करने का ज़रूरत पड़ता है। उसके अलावा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन सा है और उसमें से प्राइम एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, वो है किडनी, स्किन, लंग्स, लिवर। उसके बाद हम लोगों ने यूरिनरी सिस्टम को एज अ ओवरऑल देखा था। फिर हम लोगों ने यूरिनरी ब्लैडर का थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन देखा था कि किस तरीके से होता है और उसमें स्फिंक्टर मसल का क्या रोल है। ये मेल और फीमेल दोनों का यूरिनरी ब्लैडर है। फिर कुछ असाइनमेंट आप लोगों के लिए था प्रीवियस वीडियोस में। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यूरिनरी सिस्टम का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, फिजिकली अपीयरेंस कैसा होता है, कहाँ पर होता है, ये सब हम लोगों ने बेसिकली देखा था। किडनी का फंक्शन कैसा होता है, क्या क्या मेजर फंक्शन होता है जो कि किडनी करता है। ठीक है, हम लोग किडनी और यूरिनरी सिस्टम के बारे में ज़्यादा जान रहे हैं क्योंकि वही हमारा प्राइम एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। बाकी सब ऑर्गन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे लेकिन आगे के कोर्सेज में। इंटरनल स्ट्रक्चर, किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉर्टेक्स, मेड्यूला, डायग्राम वाइज में भी हम लोगों ने उसे समझने का कोशिश किया था पिछले वीडियोस में। कुछ और असाइनमेंट था जिसमें कि मैंने पिक्टोग्राफिकल आपको असाइनमेंट दिया था सो दैट कि आप हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकें और उसको मेमोराइज कर सकें, आपको हेल्प भी हो। नेफ्रॉन क्या होता है और नेफ्रॉन का जो ट्यूबल्स होता है, जो रीनल ट्यूबल्स होता है, वो किस तरीके का होता है और वो फंक्शन किस तरीके से करता है, ये भी हम लोगों ने देखा था। यस, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बेसिकली उसका फंक्शन कि किस तरीके से ब्लड एक रीनल ट्यूबल में या फिर नेफ्रॉन में आता है, आने के बाद में किस तरीके से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये हम लोगों ने देखा था। उसके बाद एक असाइनमेंट था, व्हाट इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, क्या होता है, ये सब आप लोगों के लिए एक तरह का एक्सरसाइज था जो कि हम लोगों की तरफ से दिया गया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये लास्ट पार्ट है इस कोर्स का। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि यूरिन जो मेजर प्रोडक्ट होता है, जो प्राइम प्रोडक्ट होता है किडनी का, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। यूरिन मतलब जो नॉर्मल भाषा में जो पेशाब होता है या फिर पिस होता है या फिर पी जिसे कहते हैं, ठीक है, वो क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे और कुछ मेजर वर्ड्स जो कि हमारे इससे रिलेटेड है, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है, वो भी हम लोग देखने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में। यस, यूरिन का फिजिकल अगर हम लोग प्रॉपर्टी देखें, टेस्ट इसका सॉल्टिश होता है, टेस्ट करके देखने का ज़रूरत नहीं है आपको, बट यस, इसका जो टेस्ट होता है वो सॉल्टिश होता है ड्यू टू सोडियम क्लोराइड, उसमें नमक रहता है, इसी वजह से। इफ स्वीट देन पर्सन इज हैविंग डायबिटीज, इस बीमारी के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे आगे के वीडियो में। कलर,
कलर येलोइश होता है ड्यू टू पिगमेंट यूरोक्रोम। यूरोक्रोम नाम का एक पिगमेंट होता है जो कि यूरिन में बेसिकली होता है। अच्छा, यूरिन का नाम यूरिन से इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें जो मेजर प्राइम प्रोडक्ट है वो है यूरिया। ठीक है, यूरिया हमारे शरीर से बाहर निकलता है और इसी वजह से इसका नाम यूरिन पड़ा है। ठीक है, तो यूरोक्रोम की वजह से इसका कलर थोड़ा सा येलोइश रहता है। ज्यादा येलो है तो इसका मतलब देयर इज सम एबनॉर्मेलिटीज इन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है। अगर यूरिन को कुछ प्रॉब्लम होता है तो अगर उसका कलर अलग होता है या टेस्ट में उसका थोड़ा सा अलग होता है तो उसमें ये होता है। वॉल्यूम 1 to 1.5 लीटर पर डे वैरीज। ठीक है, मतलब इसका वॉल्यूम नॉर्मल एक हेल्दी इंसान में कितना होता है, मतलब जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है ओवरऑल या ऑन एन एवरेज पर डे 1 से लेकर के 1.5 लीटर तक, मतलब 1.5 लीटर तक यूरिन एक्सीड कर दिया जाता है हमारे बॉडी से। फिल्ट्रेशन अगर फिल्टर करने का देखेंगे तो बहुत सारा, मतलब हंड्रेड्स ऑफ लीटर जो है वो फिल्टर होता है। ओके, पीएच वैल्यू अगर देखें तो पीएच वैल्यू 5 to 8 होता है। ये पीएच वैल्यू ये बताता है कि हमारा यूरिन, नॉर्मल ह्यूमन यूरिन एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, और ये एसिडिटी या बेसिसिटी डिपेंड करता है प्रोटीन इंटेक पे, हम क्या खाना खा रहे हैं। अगर कोई इंसान या कोई भी एनिमल प्रोटीन इंटेक करता है तो उसका यूरिन ज़्यादा एसिडिक होता है, और अगर वो वेजिटेबल या हार्बीवोरस होता है तो उसका जो यूरिन होता है वो ज़्यादातर एल्कलाइन होता है। ठीक है, एसिडिक कम होता है। ऑर्डर स्ट्रॉन्ग ड्यू टू अमोनिया एंड यूरिया। ये अमोनिया और यूरिया ये दो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिसकी वजह से वो उसका स्मेल जो है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है। ठीक है, अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो इसका मतलब अमोनिया और यूरिया उसमें थोड़ा सा कम है। ठीक है, ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखें तो 1.003 से लेकर के 1.035 तक होता है। नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट है यूरिन का। यूरिन में जो कंस्टिट्यूएंट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो वाटर 95% होता है यूरिन में, सॉलिड वेस्ट 5% होता है, सॉरी यहां पर है। ठीक है, और ये वेरी करता है एनिमल टू एनिमल या फिर ह्यूमन टू ह्यूमन। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी इंसान हैं जो कि सिर्फ हार्बीवोरस होते हैं, मतलब सिर्फ वेज खाते हैं। ठीक है, तो उनका कंस्टिट्यूएंट भी उसी के हिसाब से बनता या बिगड़ता रहता है। बट नॉर्मल एक हेल्दी इंसान के हिसाब से देखें तो यूरिया जो कि सबसे ज़्यादा रहता है, पर ग्राम डेसी लीटर के हिसाब से देखें तो 2 डेसी लीटर पर ग्राम उसमें रहता है। सोडियम क्लोराइड 9 ग्राम पर डेसी लीटर है, क्रेटिनिन 1.5, यूरिक एसिड 0.7 डेसी लीटर पर ग्राम होता है। ठीक है, मतलब ग्राम पर डेसी लीटर, हर डेसी लीटर पे 0.7 ग्राम होता है। अदर्स 2.6 ग्राम होता है। ये सॉलिड वेस्ट के बारे में है। ठीक है, ओके, सोडियम क्लोराइड और मतलब पोटेशियम क्लोराइड 2.5 ग्राम पर डेसी लीटर है, अमोनिया 0.6 एंड अदर्स इज 2.5। ये अलग अलग किया हुआ है, मतलब कि ऑर्गेनिक वेस्ट और इनऑर्गेनिक वेस्ट के हिसाब से दिया गया है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनिया ये सब आपका इनऑर्गेनिक वेस्ट है। यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड एंड अदर्स ये सब आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है। ओके, इफ यूरिन इज टेस्टलेस, अगर मान लीजिए कि आप यूरिन टेस्टलेस है, ठीक है, वाटर उसमें क्या कहते हैं ज़्यादा है, मतलब कि उसमें जो वाटर कंटेंट है उसके यूरिन में वो ज़्यादा है, इसी वजह से वो टेस्टलेस होता है। एंड दिस हैपेंस ड्यू टू इनसफिशिएंट एडीएच। एडीएच के बारे में मैं आपको आगे चल करके अभी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। एडीएच क्या होता है? एडीएच एक हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसका नाम है। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन, अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें मैंने आपको रीअब्जॉर्प्शन के बारे में बताया कि रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, सो दैट कि ब्लड का जो कंसंट्रेशन है वो बैलेंस होते रहे, और जो एक्सेस वाटर है वो यूरिन के थ्रू हमारे इससे बाहर निकल आता है। ठीक है, तो ये जो एडीएच है ये बेसिकली हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, हम लोग ग्लैंडुलर सिस्टम या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जब कोर्स में करूंगा तो उस समय पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिटेल में वे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी फिलहाल आप ये जानिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो कि बहुत सारे फंक्शन, मतलब वो कंट्रोल करता है। इट्स अ मास्टर ग्लैंड, हमारे बहुत सारे चीज़ों को वो कंट्रोल करता है। ठीक है, तो
ये एक ऐसा भी हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम है एंटी एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर ये ज्यादा सिक्रीट होता है तो रीअब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होता है, ठीक है। अगर ये कम सिक्रीट होता है तो रीअब्जॉर्प्शन भी कम होता है। तो बेसिकली एडीएच जो है वो अब रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। एडीएच ज्यादा सिक्रीट कर गया तो रीअब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा और यूरिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं, सॉरी यहां पर लेस का पहले लिख दिया है मैंने, ज्यादा का पहले बता दिया, बट एनीवे द कॉन्सेप्ट इज सेम। अगर वो एडीएच ज्यादा रिलीज हो रहा है तो रीअब्जॉर्प्शन भी ज्यादा हो रहा है और यूरिन कम हो जा रहा है। एडीएच अगर कम रिलीज हो रहा है तो रीअब्जॉर्प्शन भी कम हो रहा है और यूरिन ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है। इट्स अ इनवर्सली काइंड ऑफ थिंग, मतलब एडीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूरिन, आप ऐसा पकड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब एडीएच ज्यादा होगा तो यूरिन कम होगा, एडीएच कम होगा तो यूरिन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ओके। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन और कुछ नहीं बल्कि रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। मतलब जिस समय में वो यूरिया को बाहर निकालने का कोशिश करता है, मतलब उसको रेगुलेट करने, ब्लड से यूरिया को बाहर निकालते रहता है, तो उसकी वजह से वो क्या करता है कि सम परसेंटेज ऑफ वाटर एंड सॉल्ट को भी रेगुलेट कर लेता है, ठीक है। और ये इसी रेगुलेशन को बेसिकली, इस फंक्शन को बेसिकली हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। और बेसिकली हम उस डिजीज के बारे में जानेंगे जो कि रिलेटेड है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी ऑर्गन की वजह से, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही बीमारी के बारे में बताया हुआ है, बाकी का जो डिजीज है वो मैं आपको एज अ एक्सरसाइज वर्क करने के लिए दूंगा, सो दैट कि आप थोड़ा सेल्फ स्टडीज का भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो पहला जो मेजर जो इंपॉर्टेंट डिजीज है विच इज रिलेटेड विथ एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड ऑल, वो है हेमेटूरिया, ठीक है। हेमेटूरिया और कुछ नहीं होता, इट्स अ काइंड ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कहाँ पर? तो पूरा यूरिनरी सिस्टम में कहीं पर भी, किसी भी जगह पर अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि हमारे यूरिन में ब्लड आने लगता है, ठीक है। अब ये इन्फेक्शन किस वजह से होता है? तो आइदर हो सकता है कि किडनी में स्टोन हो जाए, या फिर हो सकता है कि उसमें उसके यूरिनल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाए किसी तरह। यूरिनल ट्रैक्ट मतलब क्या? ये जो आपका यूरेटर है, यूरेटर के ट्रैक्ट में अगर किसी तरह के इंटरनल वॉल पे अगर मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया तो वो इन्फेक्शन की वजह से वहाँ का जो कैपिलरीज होगा उसके थ्रू ब्लड भी बाहर आने लगेगा, ठीक है। तो ये ब्लड आने लगेगा तो ये, या फिर मान लीजिए प्रोस्टेट जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के समय में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है और बेसिकली इसका क्या काम है। तो कभी कभी क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है तो उसकी वजह से भी ब्लड आने लगता है, ओके। ब्लड कैंसर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हेमेटूरिया, वो भी एक डिजीज ही हुआ, ठीक है। तो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ इन्फेक्शन जिसमें कि ब्लड यूरिन से बाहर आने लगता है, इट्स द सिम्टम, ठीक है। अब उसका डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? तो डायग्नोसिस उसका बहुत तरीके का हो सकता है, ठीक है। फिजिकल टेस्ट भी है जहाँ पर फिजिकली यूरिनल ट्रैक्ट में या फिर विजाइना या फिर जो पेनिस होता है वहाँ पर फिजिकली चेक करके देखा जाता है कि किसी तरह का इन्फेक्शन है या नहीं। यूरिन का टेस्ट, यूरिन टेस्ट भी है एक, ठीक है। साथ ही साथ इमेजिंग टेस्ट होता है कि एक उसका डायग्राम बनाया जाता है, एक फोटोग्राफ बनाया जाता है एक तरह से, समझिए कि इमेजिंग एक तरह का एक्सरे है, ठीक है, जो कि मसल्स या यूरिनरी ट्रैक्ट को ये करता है, उसका एक डायग्राम बना लेता है, ठीक है। जस्ट लाइक एक्सरे में अगर फोटो प्लेट देखेंगे तो एक प्लेट बना लेता है जिसमें हड्डियों के बारे में दिया हुआ रहता है, तो उसी तरह इमेजिंग टेस्ट भी उसी तरह का एक चीज़ होता है जिसमें कि इंटरनल ऑर्गन का फोटोग्राफ लिया जाता है और उस फोटोग्राफ को देख करके चेक किया जाता है। सिस्टोस्कोपी भी एक तरह का प्रोसीजर है जिसमें यूरिनल ट्रैक्ट में जो आपका जो पेनिस होता है, पेनिस के थ्रू एक पतली सी वायर इंटर की जाती है यूरिनल ट्रैक्ट में, ठीक है। और उस पतली से वायर के आगे साइड में एक कैमरा लगा हुआ रहता है, वो कैमरा बेसिकली पूरे यूरिनल ट्रैक्ट में चेक करता है कि किस जगह पर इंफेक्शन है, ठीक है। ये सब डायग्नोसिस करने का तरीका है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट जैसा
बीमारी वैसा इलाज, इन्फेक्शन जहाँ पर है जिस तरीके का है उसी हिसाब से इलाज भी कर लिया जाता है। कभी कभी सर्जरी जैसे कैंसरस वगैरह होता है तो उसमें केमोथेरेपी नाम का एक ट्रीटमेंट है, इट्स अ प्रोसीजर। आप जब आगे के क्लासेस में जाएंगे या फिर मेडिकल में जाएंगे तो आपको, या मेडिकल लाइन में जाएंगे, एमबीबीएस करने जाएंगे तो आपको इन सबों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। केमोथेरेपी या फिर मेडिसिनल भी, कभी कभी कुछ बीमारी होता है जो कि उतनी बड़ी नहीं होती है और मेडिसिन से भी ठीक हो जाती है, तो वो मेडिसिन भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, ये हम लोग आगे के क्लासेस में जानेंगे। ग्लाइकोसूरिया एक्चुअली में बेसिकली लोग बोलता है ग्लाइकोसूरिया डायबिटीज़ को कहते हैं, बट ऐसा नहीं है। ग्लाइकोसूरिया एक ऐसा कंडीशन है, एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर हमारा जो इंसुलिन है, ठीक है, जो रीनल इंसुलिन है वो सही तरीके से वर्क नहीं करता है। और जब सही तरीके से वर्क नहीं करता है तो इंसुलिन एक ऐसा केमिकल है जो कि शुगर, हमारे बॉडी में जो शुगर होता है उसको कंट्रोल करता है, ना ज़्यादा होने देता है ना कम होने देता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये इंसुलिन का संख्या इधर कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो इससे क्या होगा कि शुगर भी कम हो जाएगा या फिर ज़्यादा हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि इंसुलिन अगर क्या कहते हैं ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या कहते हैं आपका जो शुगर है उसका भी मात्रा को वो ज़्यादा एक्सक्रीट करने लगेगा और इससे शुगर का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। और रिगार्डिंगली शुगर का लेवल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। मेनली शुगर बढ़ना या घटना, इस तरह के कंडीशन को हम लोग नॉर्मल भाषा में डायबिटीज़ कहते हैं या फिर शुगर की बीमारी कहते हैं, ठीक है। तो ये होता कैसे है, इसका कॉज क्या है, तो गैस्ट्रल डायबिटीज़ एक्चुअली में बेसिकली उस समय में होता है जो जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेग्नेंट के समय में सम अराउंड कुछ वीक्स में, मतलब सम 12 से 15 या 16, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, इस वीक के बीच में वो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, इट मे बी पॉसिबल। तो फीमेल को, जो प्रेग्नेंट फीमेल होते हैं उनको गैस्ट्रल डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। हाई शुगर इंटेक, कोई इंसान ज़्यादा अगर शुगर इंटेक कर रहा है या कार्बोहाइड्रेट वाला खाना ज़्यादा खा रहा है, प्रोटीनिशियस फूड कम ले रहा है, तो उस कंडीशन में भी शुगर उसका ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। समटाइम्स ये बीमारी जेनेटिकली भी होता है, ओके। नाउ सिम्टम क्या है, एक्सट्रीम हंगर, ज़्यादा उसको भूख लगता है, ज़्यादा उसको प्यास लगता है, वेट भी अनकंडीशनली बढ़ता है और घटता रहता है। फटीग, ठीक है, फटीग भी होता है। फटीग मतलब थकान होने लगता है, देखने में प्रॉब्लम होने लगता है, मतलब उसका जो साइट होता है, विजुअल साइट होता है, वो थोड़ा सा कमज़ोर होने लगता है। स्लो हील कट, मतलब अगर कहीं पे कट हो जाए तो वो उसको हील करने में वो थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम है जो कि ग्लाइकोसूरिया वाले कंडीशन की वजह से हो सकता है, ठीक है। डायग्नोसिस क्या है, इसका डायग्नोसिस ब्लड टेस्ट है, ब्लड टेस्ट किया जा सकता है और ब्लड टेस्ट से ये चेक किया जाता है कि शुगर लेवल हाई है या कम है, ठीक है। ये कंट्रोल क्या करता है, कंट्रोल शुगर इंटेक एंड मेडिसिन, ठीक है। मतलब मेडिसिनल से उसको ठीक किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है, और जो इंसान होता है उसको भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि भाई आप शुगर का इंटेक ज़्यादा लो या कम लो, ठीक है। जैसे अगर किसी का शुगर कम हो गया तो उसको बोलेगा भाई आप मीठा खा लो, ठीक है। अगर शुगर का इंटेक अगर ज़्यादा हो गया है तो फिर तो उसको बोलेगा कि भैया आप चीनी मत खाओ, चीनी मत ये करो, ठीक है। तो ये है, ओके। तो ये दो डिजीज़ के बारे में मैंने आपको डिटेल वे में थोड़ा सा बताया। अगर आप लोग मेडिकल लाइन में इंटरेस्टेड हैं, अगर एमबीबीएस और बाकी सब लाइन में अगर आप जाना चाहते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को या इस तरह के असाइनमेंट को करने का कोशिश ज़रूर कीजिए, जहाँ पर आप रोज़ एंड टेबल के थ्रू ये जानने का कोशिश कीजिए कि बीमारी कितने तरीके का है, ठीक है। एटलीस्ट जो आपके सब्जेक्ट में है, मतलब जो तुम आपके साथ में चैप्टर में आइदर यू आर इन 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास और 11, 12 जिसमें भी हैं, तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर किसी तरह का बीमारी और ये दिया हुआ है, उस तरह का अगर कोई असाइनमेंट है तो उसके ऊपर में आप ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर आप 8 क्लास में भी हैं तो ICSE 8 क्लास के, CBSE के 8 क्लास, 9 क्लास, इन सबों में बेसिकली यूरिनरी सिस्टम या फिर क्या कहते हैं जो डेफिशिएंसी डिजीज़ वगैरह है वो सब भी दिया हुआ है। तो वो सब को आप इस तरह से ब्लॉक से बना करके उसका कॉज सिम्टम ये देख करके इजीली मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और चीज़ है, एक सिचुएशन है आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी के बारे में बताया, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी बेसिकली और ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए जैसे हमारे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में बात किया कि इंसान के पास में 2 किडनी होता है, ठीक है, एक लेफ्ट किडनी और राइट किडनी, ठीक है। फॉर सम रीज़न अगर आप समझ लीजिए कि आपका लेफ्ट किडनी खराब हो गया, ठीक है, तो आप एक किडनी के साथ में जी सकते हैं। थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन ज़रूर हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम ज़रूर हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ आप नहीं कर पाएंगे, बट यू कैन लिव, ठीक है। बट अगर सपोज कीजिए कि आपका दोनों किडनी खराब हो गया, तब आपको डोनर चाहिए, कोई इंसान जो अपना किडनी आपको डोनेट कर सके। बट यहाँ डोनेशन तो नॉर्मल 1 रुपये का लोग डोनेशन नहीं करता है, आप किडनी का डोनेशन तो बहुत दूर की बात है। बट एनीवे, चलिए अगर मान लीजिए आपको डोनेशन भी नहीं मिला, ठीक है, और पार्शियली आपका खराब है या मान लीजिए एकदम ही खराब है, तो उस समय में एक्सक्रीशन मतलब कि आपके हार्मफुल वेस्टेजेस को निकलने का ज़रूरत पड़ेगा। तो उस जगह पर एक आर्टिफिशियल मशीन होता है, ठीक है, इस तरीके का बनाया जाएगा जिसमें कि जो आपके शरीर से सारा ब्लड को निकाले, मतलब एक बार में नहीं निकाल देता है, कंटिन्यूअस निकलते रहता है और फिर इंटर भी करते चले जाता है, ठीक है। तो एक तरफ से मतलब आपके हाथ में इस तरह का, अगर मान लीजिए आपका हाथ है, ठीक है, तो आपके हाथ के वेन से या कहीं से भी वो एक तरफ से इंजेक्ट करके आपका ब्लड निकाला जाएगा और उसको आर्टिफिशियल मशीन के थ्रू उसको फिल्टर किया जाएगा, ठीक है। और फिल्टर करने के बाद में फिर दूसरे तरफ से इसी हाथ के दूसरे आर्टरीज में वो ब्लड को इंटर करा दिया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है आर्टिफिशियल किडनी का काम, जो यहाँ पर पूरी तरीके से मेंशन किया गया है। आप इसको देख सकते हैं, मैं आपके लिए इसको एक बार रीड ज़रूर कर दूंगा। इन केस ऑफ फॉर परमानेंट डैमेज ऑफ द किडनी, डायलिसिस इज टू बी रिपीटेड फॉर अबाउट 12 आवर्स ट्वाइस अ डे। 12 घंटे एक सप्ताह में 2 बार, ठीक है, 12-12 घंटे का डायलिसिस चलता है। अभी तो अब ये डायलिसिस मशीन काफ़ी एडवांस्ड हो गई है, ठीक है, बट ये आपके बुक में मेंशन किया हुआ है इस तरीके से, यू कैन गो थ्रू दिस, ओके। तो मैं ये आपके लिए रीड कर देता हूँ। इफ वन किडनी इज डैमेज्ड और रिमूव्ड फॉर सम रीजन, द अदर किडनी अलोंग इज सफिशिएंट फॉर एक्सक्रीटरी नीड्स एंड द पर्सन कैन लीड नॉर्मल लाइफ, बट फेलियर ऑफ बोथ द किडनी वुड लीड टू डेथ, ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी इज अ डायलिसिस मशीन। द पेशेंट ब्लड इज लेड फ्रॉम द रेडियल आर्टरी इन हिज or her arm through the machine where the urea and excess salt are removed and purified. Blood is returned to vein in the same arm. In case of permanent damage of kidney, dialysis is to be repeated for about 12 hours twice a day. अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ओके। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों का एक्सक्रीशन सिस्टम पूरा कंप्लीट होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मुझे इसमें और क्या क्या ठीक करना चाहिए, ये आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जाने से पहले कुछ मैं आपको असाइनमेंट ज़रूर दूंगा, उस असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका क्वेश्चन बनाइए और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। और एक और चीज़, डिक्शनरी, जो कि प्रीवियस वीडियोस में मैं नहीं बनाया करता था, बट अभी के कोर्सेज में मैंने ये शुरू किया है। बुक्स वगैरह में या कहीं पे भी अगर मान लीजिए किसी तरह का कोई हार्ड वर्ड या टफ वर्ड जो कि उस एक्सक्रीशन सिस्टम या किसी भी सब्जेक्ट चैप्टर से रिलेटेड है, तो उसको मैं एक पॉइंट आउट ज़रूर करता हूँ, सो दैट कि उसको आपको पूरे सब्जेक्ट्स को समझने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्ड है जो ICSC, मैं बेसिकली ICSC के बुक्स को फॉलो करता हूँ, बट दिस कोर्स इज़ फॉर CBSE ICSC बोथ द स्टूडेंट्स। फ्रॉम दैट, अगर आप कम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी इसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ICSC का लेने का मकसद मेरा सिंपल है कि उसमें कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है, और मुझे समझाने में थोड़ा ज़्यादा आसानी होता है, ठीक है। यूरोपोइसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन इज कॉल्ड यूरोपोइसिस। मतलब इंटायर सिस्टम, किडनी का पूरा काम, यूरिन अंदर, ब्लड अंदर गया, यूरिन बन करके यूरिन बाहर आ गया, तो ये इंटायर काम जो होता है, इंटायर फंक्शंस को हम लोग कलेक्टिवली यूरोपोइसिस कहते हैं, ठीक है। मिक्ट्यूरेशन यूरिनेशन या फिर पिसिंग, मतलब जो यूरिनेट करने को ही हम लोग मिक्ट्यूरेशन कहते हैं। शुसु करना इज मिक्ट्यूरेशन। स्फिंक्टर मसल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन मैंने कर दिया है। आप यहाँ पर चाहें तो
इसको लिख सकते हैं। होम्योस्टैसिस एक स्टेडी कंडीशन होता है, स्टेट ऑफ स्टेडी कंडीशन, ठीक है। इंटरनल फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन जो कि स्टेडी अवस्था में होता है उसको बेसिकली हम लोग होम्योस्टैसिस कहते हैं। ऑस्मोरेगुलेशंस मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। रीनल का वर्ड एक ऐसा चीज है जो कि रिलेटेड टू किडनी होता है, ठीक है। हार्ट से रिलेटेड अगर कोई चीज होगा तो उसमें कार्डियक यूज करते हैं। रीनल बेसिकली हम लोग किडनी से रिलेटेड अगर कोई वर्ड होता है जैसे रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ठीक है, तो रीनल ट्यूबल्स, तो वो हम लोग किडनी से रिलेटेड। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, उलझा हुआ, मतलब ऐसा 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 करके अगर कॉम्प्लेक्स उलझा हुआ चीज है, ठीक है, तो उसको हम लोग कॉन्वोल्यूटेड कहते हैं, ठीक है। आगे चले जाएं तो वैसा रेक्टा भी मैंने लास्ट के वीडियोस में समझा रखा है। कैपिलरी एंड वेन दैट सराउंड द रीनल ट्यूबल्स ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड वैसा रेक्टा। इंस्पिड मींस टेस्टलेस, ठीक है। तो एक बार काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में ये कर लेते हैं। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, सपोज कीजिए कि एक पाइप इधर है, ठीक है, उसके ठीक नीचे में एक और पाइप है, ठीक है, और उसके बीच में सम स्पेसेस है, ठीक है, जगह है, स्पेस, ओके। कोई फ्लूइड है जो कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और कोई फ्लूइड है जो इस पाइप में इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। और सपोज कीजिए कि ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जो लिक्विड्स है वो इसके भी वॉल से बाहर निकल करके इसमें इंटर कर सके और इसका भी कैपिलरी इसके भी वॉल से बाहर निकल करके फ्लूइड इसके अंदर इंटर कर सके। मतलब एक ऐसा कंडीशन जिसमें कि फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ लिक्विड एंटी डायरेक्शनल हो, बट द थिंग इज कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो लिक्विड का कंसंट्रेशन दोनों में जा सके, ठीक है। तो जब ऐसा कंडीशन होगा तो सपोज कीजिए कि यहां पर किसी भी कंपोनेंट का कंसंट्रेशन अगर मान लीजिए 100% है, ठीक है, और सेम चीज का कंसंट्रेशन अदर वाले में 0% है, तो एट द एंड ऑफ द फनल, मतलब कि जब ये एंड पार्ट होगा तो दोनों फ्लूइड का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा। मतलब इसका भी कंसंट्रेशन 50% हो जाएगा, इसका भी कंसंट्रेशन 50% हो जाएगा। एक बार फिर समझाने का कोशिश करता हूं। सपोज कीजिए कि एक ऐसा वेसल है जिसमें शुगर का मात्रा 100% कंसंट्रेशन है, ठीक है, और यहां पे भी एक वेसल है जिसमें शुगर का मात्रा या फिर परसेंटेज 0 है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक और कंडीशन है कि शुगर का कंसंट्रेशन या लिक्विड यहां से फ्लो करके इसमें भी जा सकता है और इसका भी जो लिक्विड है वो यहां से निकल करके इसके वॉल के इससे निकल करके इसमें जा सकता है। तो इस कंडीशन में जब लिक्विड एक एंड से दूसरे एंड तक आएगा तो दोनों के लिक्विड में शुगर का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा। यहां पे भी शुगर का कंसंट्रेशन 50% हो जाएगा और यहां पे भी कंसंट्रेशन 50% हो जाएगा। द होल मैकेनिज्म इज कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म, और यही मैकेनिज्म बेसिकली हमारे आर्टरीज और जो हमारा नेफ्रॉन है उसमें इस तरह का मैकेनिज्म यूज होता है, मतलब फंक्शन करता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान आपने पहले नहीं किया होगा, लेकिन फिर से अगर बैक साइड में अगर आप जाइएगा अपने प्रीवियस वीडियोस या जो नेफ्रॉन का फोटोग्राफ है, डायग्राम है, उसको देखिएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ ये क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए है, ठीक है, आपके प्रैक्टिस के लिए है। आप प्लीज इसे प्रैक्टिस कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके बताइए। अगर इसमें कुछ सुधार करने का ज़रूरत है या रेक्टिफाई करने का ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोर्स में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।